बट नेपाल कई बार बहुत बचपना करता है, वो ट्रीटी को फॉलो नहीं करके सारा पानी छोड़ देता है, तो बिहार में बाढ़ आ जाती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। इस वक्त हमारे साथ जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। मुजफ्फरपुर आए हैं। बिहार में बाढ़ एक बड़ी समस्या है, इस समस्या का हल कैसे होगा? राम दयालु सिंह कॉलेज ने बाढ़ सुखाड़ मुक्ति की युक्ति खोजने के लिए आज अपने कॉलेज में एक परिसंवाद रखा। इस परिसंवाद में बिहार की बाढ़ और सुखाड़ दोनों बड़े सवाल थे जिन पर आज हम लोगों ने लंबी चर्चा की। मुझे लगता है कि बिहार को जल्दी से अपने इस बाढ़ सुखाड़ की आपदा पर, विपदा पर अपनी प्राथमिकता बना के काम करने की ज़रूरत है। बिहार के पास सब कुछ है, लेकिन बिहार के पास ये जो बाढ़ सुखाड़ का मैनेजमेंट है, इसमें थोड़ी ढील हो रही है। इसको थोड़ा अच्छे से करने की, तत्काल प्रभाव से करने की ज़रूरत है। बाढ़ आती है तो पूरी बाढ़ ही आ जाती है, सुखाड़ होता है तो सुखाड़ हो जाता है। अभी तो दोनों हैं, बाढ़ भी है और सुखाड़ भी है। दक्षिण बिहार पूरा सुखाड़ से त्रस्त है, मैं पिछले 3 दिन से देख रहा हूँ, और उत्तर बिहार में बाढ़ आती है। ये जो बाढ़ और सुखाड़ बढ़ी है बिहार में, इसको रोकने के लिए हरियाली बढ़ाने की ज़रूरत है और मिट्टी का जो कटाव है उसको रोकने की ज़रूरत है, और ये जो अंडरग्राउंड एक्यूफर्स हैं उनको रिचार्ज करने की ज़रूरत है। बाढ़ के दिनों में यदि वो पानी हम अंडरग्राउंड एक्यूफर्स में डिपॉजिट कर लेंगे तो हमारे पास एक वाटर रिजर्व बैंक तैयार होने लगेंगे, और ये जो वाटर रिजर्व बैंक है जब सुखाड़ आएगा तब उसका उपयोग कर लेंगे। तो हमें अब थोड़ी दूरदृष्टि के साथ काम करना होगा। जैसे मैंने कहा ना कि बिहार भगवान जी का लाडला बेटा है, खूब अच्छी बारिश है, खूब पानी है, तो ये सब करने की ज़्यादा ज़रूरतें हुई नहीं। अब ज़्यादा ज़रूरतें होंगी, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और पॉपुलेशन डेंसिटी के बढ़ते बढ़ते ज़रूरतें बढ़ रही हैं। खेती जो हमारी बिल्कुल पहले केवल हमारी उपयोग, हमारी ज़रूरत पूरी करने को होती थी, अभी बाज़ारू खेती होने लगी है, और बाज़ारू खेती में बहुत पानी लगता है। वह बिहार का 84% पानी खेती पे खर्च होता है। तो हमें ये देखना होगा कि बिहार का फसल चक्र वर्षा चक्र के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। यदि फसल चक्र और वर्षा चक्र जुड़ जाएंगे तो आपको डिस्चार्ज कम करना पड़ेगा और रिचार्ज नेचुरली होता रहेगा। अभी बिहार में डिस्चार्ज बहुत बढ़ गया है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब एक होती है स्पीड बहुत ठीक होती है, नॉर्मल होती है, बैलेंस होती है, अभी तो बिल्कुल एक्यूट हो गई है। सब लोग अपने खेत पर अपना एक वो पंप लगा देते हैं, धरती से पानी निकालते रहते हैं। तो ये जो डिस्चार्ज और रिचार्ज का संतुलन बनाने की ज़रूरत है। यदि डिस्चार्ज बढ़ेगा और रिचार्ज नहीं बढ़ेगा तो बिहार के अभी केवल 11 ज़िले डार्क जोन हुए हैं। 11 ज़िलों में अभी ये क्राइसिस है। ये क्राइसिस और तेज़ी से बढ़े। आपने मंच से कहा कि बिहार की नदियों में भी अतिक्रमण हो रहा है, जिसको लेकर सीएम नीतीश कुमार से मांग भी की थी आपने। हाँ, मैंने उनसे कहा था कि आप अपनी नदियों की जो ज़मीन है, 3 तरह की ज़मीन है। एक है ब्लू जोन, दूसरी है ग्रीन जोन, और तीसरी है हाई फ्लड प्लेन जोन। तो इनका सीमांकन करवा दीजिए और इनका चिन्हीकरण करा दीजिए और इनका राजपत्रितकरण करा दीजिए, तो फिर कब्जा करने वाले अपने आप डरने लगेंगे और फिर कब्जा नहीं होगा। तो कब्जा को रोकने के लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है, कब्जे को रोकने के लिए एक तंत्र बनाने की ज़रूरत है, एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। इस सिस्टम पे बात हुई है। मुझे लगता है कि आपके मुख्यमंत्री जी ज़रूर इस बात पे कुछ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने जब उनको ये क्राइसिस बताई थी तो उन्होंने ये हरियाली और जल जीवन और हरियाली कार्यक्रम शुरू किया। फिर ये जो 3 ज़िले आपके बेपानी थे उसके लिए उद्धव जल योजना शुरू की। तो आपके मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, समझदार हैं। खतरे की बात कही थी जब उत्तराखंड में आपदा आई थी, तो कही थी बिहार पर खतरा मंडरा रहा है। नेपाल खतरा है क्या बिहार पर? वो बिहार के ऊपर नेपाल इसलिए खतरा है क्योंकि वो पानी का ठीक से इंतजाम नहीं करते। जब बाढ़ वहाँ आती है तो सारा पानी छोड़ देते हैं, तो बिहार में बाढ़ आ जाती है। वो जो एक अनुशासन होता है, हमेशा एक नदी की इंटरनेशनल ट्रीटी होती है,
तो जो सरकारें उन ट्रीटी को फॉलो करती हैं वहाँ बाढ़ वगैरह से बचा जा सकता है। बट नेपाल कई बार बहुत बचपना करता है, वो ट्रीटी को फॉलो नहीं करके सारा पानी छोड़ देता है, तो बिहार में बाढ़ आ जाती है। मैंने जो उत्तराखंड में कहा था वो उत्तराखंड में जो पहाड़ियों में टनल बन रहा था उसके खतरे पर बोला था। फिर किसी पत्रकार ने मुझसे तब पूछा कि बिहार के बारे में आप क्या कहेंगे, तो मैंने कहा कि बिहार में जो नेपाल का पानी है वो कभी कभी अचानक सब छोड़ देते हैं, तो उसका एक बड़ा खतरा है, उससे हमें बचना चाहिए। 40 से अधिक सालों से आपकी मुहिम चल रही है, ये 1500 लोगों को बंदूक से आपने इसमें परिवर्तन किया, क्या वो कहानी थी? देखिए, ये संख्या अभी तो करीब करीब 2500 के आसपास पहुंच गई है। ये लोग सब पहले जब इनके पास पानी नहीं था तो भूखे मरते थे। कोई भूखा मरता क्या ना करता भाई, कोई आदमी भूखा मर रहा है तो फिर उसको जो भी सहारा मिलेगा, बंदूक का सहारा मिला तो बंदूक के सहारे से फिर ये माइंस में जाके डकैती करने लगे। वहाँ इलाके में तो डकैती करने के कुछ ज़्यादा साधन नहीं थे, तो माइंस के पास पैसा था तो इन्होंने माइंसों में डकैती करना शुरू किया, लूटपाट करना शुरू किया, और ये बहुत ही परेशान थे, लाचार थे। तुम जान के दुखी हो गए कि आजकल के जो ये डकैत नहीं है, इनको डकैत नहीं कहना चाहिए। डकैत तो आजकल दिल्ली बम्बई में रहते हैं भाई, जो असली डकैत हैं, बड़े डकैत हैं। ये तो बेचारे लाचार थे, बेकार थे, बीमार थे और बेपानी थे, तो ये बेपानी होके ये सब करने लगे थे। हमने उनके लिए पानी का इंतज़ाम कर दिया। पानी का इंतज़ाम हो गया तो उनको लगा क्यों अब फरारी में जीना, क्यों लाचारी में जीना। अब तो हमारे यहाँ एक एक किसान के पास 500 मन गेहूँ हुआ इस साल और 150 मन सरसों। सब खेती करने लगे। क्योंकि ज़मीनें तो उनके पास थी ही, पानी नहीं था, ज़मीन तो थी, तो ज़मीन पे उनको पानी आया तो खेती करने लगे। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है, रमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त है, इन्होंने कई सारी बातों को कहा है और साफ कहा कि नेपाल बचपना करता है, इसी कारण बिहार में बाढ़ आती है। तो मैं रियल लाइव सिटीज़ के साथ